हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। सीयूटी एग्ज़ाम 2024 से पहले एक और धमाका, जिसमें बायोलॉजी के 400 प्लस टॉप एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके का मसाला इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जो एग्ज़ाम में रामबाण साबित होने वाला है। एग्ज़ाम से पहले इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ज़रूर पढ़ के जाइएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू कॉपी होने वाले हैं। सेट फर्स्ट किस प्रकार का होने वाला है, जुड़ते हैं आज के सेट फर्स्ट के पहले क्वेश्चन के साथ में। और पहला क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर धमाकेदार दिख रहा है। बिना निषेचन फल का विकास कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिना निषेचन जब फल बन जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? अनिषेक जनन कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं, असंग जनन कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला ही मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। क्या करेक्ट आंसर करने वाले हैं, साथ साथ में आंसर देने का भी प्रयास कीजिएगा। तो बिल्कुल इसको क्या बोला जाएगा? अनिषेक फलन बोला जाएगा। इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काली मिर्च में बीजांडकाय का कुछ बचा हुआ भाग। बहुत ही शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। काली मिर्च में बीजांडकाय का कुछ बचा हुआ भाग एक पतली झिल्ली के रूप में रहता है, जिसे क्या कहते हैं? भ्रूणपोष कहा जाता है, परिभ्रूणपोष कहा जाता है, या फिर भ्रूणपोष कहा जाता है, निलंबक कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। बताना आपको कि इसमें क्या करेक्ट आंसर होने वाला है। तो बिल्कुल इसके अंदर भी 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, यानी परिभ्रूणपोष जिसको कहा जाता है। बच्चों, काली मिर्च के अलावा यदि यहाँ पर एग्जाम्पल मिल जाए, कैसा एग्जाम्पल मिल जाए? चुकंदर का एग्जाम्पल मिल जाए तो भी आपको ध्यान रखना है कि चुकंदर और काली मिर्च में बीजांडकाय का कुछ बचा हुआ भाग पतली झिल्ली के रूप में बच जाता है, जिसको किसके नाम से जानते हैं? परिभ्रूणपोष के नाम से जानते हैं। तो ये एक अतिरिक्त जानकारी यहाँ पर रखी गई है, जो एनसीईआरटी में हूबहू दिया हुआ है। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। निम्फिया एक जलीय पादप है। बिल्कुल, निम्फिया कैसा पादप है? एक जलीय पादप है। इसमें किसके द्वारा परागण होता है? जल के द्वारा होगा, कीट के द्वारा होगा, वायु के द्वारा होगा, पक्षी के द्वारा होगा। बताओ 3 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या करेक्ट ऑप्शन करने वाले हैं? निम्फिया एक जलीय पादप है, इसमें किसके द्वारा परागण होता है? करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। देखो, जलीय पादप है तो अपने दिमाग में चला जाता है कि जल के द्वारा होगा, लेकिन ध्यान रखना बच्चों, इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी निम्फिया के अंदर कीट के द्वारा क्या होता है? परागण की घटना होती है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं? यदि एक पौधे की कुल लघु बीजाणु मात्र कोशिका में 12 गुणसूत्र हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से शामिल किया गया है। देखो क्या कह रहा है, एक पौधे की लघु बीजाणु मात्र कोशिका में 12 गुणसूत्र हैं, तो भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे? अगला पूछ रहा है किसके बारे में? भ्रूणपोष के बारे में। कितने गुणसूत्र होंगे? 6 होंगे, 18 होंगे, 12 होंगे, 20 होंगे? बताइए। लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर 12 गुणसूत्र हैं। देखो, लघु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी होती है? 2 1। तो यहाँ पर देखो, हमें किसका मान चाहिए? n का मान चाहिए। तो n का मान अपने पास में कितना आ गया? 6 आ गया। लेकिन किसकी बात कर रहा है? भ्रूणपोष की बात कर रहा है, और हम जानते हैं भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, यानी उसके अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी? 18। तो 4 नंबर क्वेश्चन के अंदर भी 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। आवर्तबीजी पादपों में मादा युग्मकोद्भिद में सामान्यतः कितने विभाजन होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। मेल गेमेटोफाइट के अंदर कितने डिवीजन होंगे? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एंजियोस्पर्म प्लांट की बात कर रहे हैं, मेल गेमेटोफाइट की बात कर रहे हैं। इसमें सामान्यतः कितने विभाजन होते हैं? 1 होगा, 3 होगा, 2 होंगे, 4 होंगे? करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। मेल गेमेटोफाइट में कितने विभाजन होंगे? तो बच्चों याद रखना, इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी 3 विभाजन होते हैं। देखो, मेल गेमेटोफाइट का काम कौन करेगा? आपको एक तो ये याद रखना है कि मेल गेमेटोफाइट का प्रतिनिधित्व करता है भ्रूणकोष, और भ्रूणकोष के अंदर पाए जाते हैं 8 केंद्रक। कितने केंद्रक पाए जाते हैं? 8 केंद्रक पाए जाते हैं। तो इसमें विभाजन कितने होंगे? 3 विभाजन होंगे, तब कितने केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा? देखो, 1 से कितने बन गए अपने पास में? देखो, पहला विभाजन हुआ 1 कोशिका के अंदर, यहाँ विभाजन हुआ तो 2 बन गया। फिर 2 से कितनी बन गई? 4, और 4 से कितनी बन गई? 8। तो देखो, विभाजन 1, 2 और 3 विभाजन होते हैं। तो इस 5 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। त्रिशलियन के फलस्वरूप विकसित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब त्रिशलियन हो जाए तब किसका निर्माण होगा? भ्रूण का निर्माण होगा, भ्रूणकोष का निर्माण होगा, भ्रूणपोष का निर्माण होगा, बीज का निर्माण होगा। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। बताओ 6 नंबर क्वेश्चन में क्या करेक्ट आंसर करने वाले हैं? नेट के एग्जाम में अपना बहुत सारा कंटेंट था जो एक बड़ी क्लास थी, जो काफ़ी वायरल हुई थी। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन नेट के एग्जाम में हूबहू देखने को मिले थे। ठीक उसी प्रकार से सीयूईटी एग्जाम से पहले बच्चा जरूर पढ़ करके जाना, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन कॉपी होने वाले हैं। एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करने के बाद में मैंने क्वेश्चन बनाए हैं आपके लिए। तो यहाँ पर इस 6 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी देखो क्या है,
किसकी बात करा, त्रिशलियन की बात करा तो भ्रूणपोष का निर्माण होगा, एंडोस्पर्म का निर्माण हो जाएगा। अब देखो हम बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की, अनोनमलीयता का उदाहरण है। देखो वायोला है, मिराबिलिस है, पपीता है या ग्लोरियोसा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या क्या होते हैं, एक तो वायोला होता है और यदि वायोला नहीं मिले तो आपको कनकोआ मिल सकता है। क्या मिल सकता है, कनकोआ मिल सकता है। तो आपको याद रखना वायोला है, कनकोआ है, ये जो होते हैं वो अनोनमलीयता के एग्जाम्पल माने जाते हैं। अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बहुभ्रूणता सामान्यतः है। देखो बहुभ्रूणता किस में पाई जाती है, केले में पाई जाती है, गेहूं में पाई जाती है, सिट्रस में पाई जाती है या इनमें से कोई नहीं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या करेक्ट करने वाले हैं, बिल्कुल बिल्कुल आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो 8 नंबर क्वेश्चन के अंदर 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिट्रस यानी नींबू तथा संतरे के अंदर बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। सिट्रस का मतलब नींबू तथा संतरे से लेंगे हम। अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन कहना चाहता है, प्रांकुर चोल किसकी विशेषता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। प्रांकुर चोल किसकी विशेषता है, द्विबीजपत्री भ्रूण की है, एक बीजपत्री भ्रूण की है, अनिषेक फलन की है या फिर भ्रूणपोष की है। अनिषेक फल की है और भ्रूणपोष की है। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं। प्रांकुर चोल किसकी विशेषता मानी जाती है, दीजिए करेक्ट आंसर 9 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो बिल्कुल इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। एक बीजपत्री भ्रूण जो होता है उसके अंदर प्रांकुर चोल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, घास परिवार में बीजपत्र को किस नाम से जानते हैं। एनसीईआरटी से कॉपी किया हुआ क्वेश्चन है। घास परिवार में बीजपत्र को क्या कहते हैं, स्कोटेलम या प्रशलक कहते हैं, प्रांकुर चोल कहते हैं, मूलांकुर चोल कहते हैं, मूलगोप कहते हैं। बताओ 10 नंबर क्वेश्चन में क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। तो बच्चों इसके अंदर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। स्कोटेलम या प्रशलक जो होता है वो बीजपत्र होता है किसका, घास परिवार का, बिल्कुल। और एक बीजपत्री का मान लेंगे, किसका मान लेंगे, एक बीजपत्री का। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक आवर्तबीजी एंजियोस्पर्म में मादा युग्मकोद्भिद में कौन सी संरचना अनुपस्थित होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। मादा युग्मकोद्भिद में कौन सी संरचना अनुपस्थित होती है। बच्चों याद रखना, मादा युग्मकोद्भिद का नाम आते ही आपके दिमाग में भ्रूणकोष आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए, भ्रूणकोष यानी एम्ब्रियो सेक आ जाना चाहिए, तब आप सही कर पाएंगे। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि एम्ब्रियो सेक के अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। देखो पहला क्या कह रहा है, जनन छिद्र, सहायक कोशिका, तंतुरूप समुच्चय, केंद्रीय कोशिका। इनमें से कौन सा एब्सेंट होता है भ्रूणकोष के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो बिल्कुल हम जानते हैं सहायक कोशिका भी होती है, तंतुरूपी समुच्चय भी पाया जाता है। सहायक कोशिका के अंदर ही होता है ये तंतुरूपी समुच्चय, और केंद्रीय कोशिका ध्रुवीय इकाई के पास में होती है। तो देखो इसके अंदर क्या नहीं पाया जाता, जनन छिद्र नहीं पाया जाता। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट माना जाएगा। इसी कड़ी में हम जुड़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखो आर्कटिक टुंड्रा में प्राप्त बीज किसके थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ल्यूपाइन के थे, फोएनिक्स के थे, डेक्टिलोफेरा के थे, पाइनस के थे। बताओ आर्कटिक जो टुंड्रा था उसमें जो बीज प्राप्त हुए थे वो किसके थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से पुट किए हुए हैं। बहुत ही शानदार तरीके का एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है। तो 12 नंबर क्वेश्चन के अंदर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 नंबर करेक्ट हो जाएगा। ल्यूपिनस जो होता है वो आर्कटिक टुंड्रा से प्राप्त हुआ बीज था। अब देखो 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंजियोस्पर्म का अंड उपकरण किससे मिलकर के बना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेक्ट, देखो इसको समझो। एंजियोस्पर्म का मतलब आवर्तबीजी, अंड उपकरण का मतलब अंड समुच्चय, किससे मिलकर के बना होता है। एक अंड कोशिका से, 2 सहायक कोशिका से मिलकर के बना होता है। एक अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिका तथा 3 प्रतिमुखी कोशिका से मिलकर के बना होता है। 3 प्रतिमुखी कोशिका से मिलकर के बना होता है। द्वितीयक केंद्रक और अंड कोशिका के साथ मिलकर बना होता है। क्या करेक्ट आंसर करने वाले हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर अंड उपकरण जो होता है, एक एपरेटस जो होता है वो किससे मिलकर के बना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो बच्चों 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, यानी एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका मिलकर के अंड समुच्चय को बनाने का काम करती हैं। अब इसी कड़ी में हम बात करते हैं, अगले 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखो आपको 14 नंबर क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। क्या कहना चाहता है, सजात पुष्पी परागण में क्या होता है। सजात पुष्पी परागण की बात कर रहा है अगला। एक पुष्प का निषेचन उसी पादप के दूसरे पुष्प के पराग से होगा। एक पुष्प का निषेचन उसी पुष्प के पराग से होगा। एक पुष्प का निषेचन उसी समष्टि के दूसरे पादप के पुष्प के पराग से होगा। एक पुष्प का निषेचन दूरस्थ समष्टि के दूसरे पादप के पराग से होगा। सजात पुष्पी परागण की बात कर रहा है अगला।
तो इसके अंदर देखो करेक्ट आंसर हम क्या कर लेंगे, एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एक पुष्प का निषेचन उसी पादप के दूसरे पुष्प के परागकण से होगा, बिल्कुल। तो एक नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सुमेलित करने वाले भी आएंगे, कथन भी आएंगे, लेकिन इस प्रकार के बड़े क्वेश्चन भी दिखाई देंगे। मक्का में किसके द्वारा परागण होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायु के द्वारा होगा, कीट के द्वारा होगा, पक्षियों के द्वारा होगा, जल के द्वारा होगा। बताओ मक्का में किसके द्वारा परागण होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो याद रख लेना मक्का के अंदर परागण जो होता है वो किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा। तो एक नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। कोरकपुटी ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय के कौन से स्तर में अंत स्थापित हो जाती है, आंसर देने का प्रयास कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्लास्टोसिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। गर्भाशय में 3 स्तर पाए जाते हैं, तीनों स्तर में से कौन से स्तर में कोरकपुटी अंत स्थापित हो जाती है, प्री गर्भाशय में, गर्भाशय अंत स्तर में, गर्भाशय पेशी स्तर में, अधश्लेष्मिका में। करेक्ट आंसर दीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या करने वाले हैं, तो एंडोमेट्रियम होगा, और एंडोमेट्रियम को हिंदी में क्या कहते हैं, अंतः गर्भाशय स्तर कहते हैं, यानी 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तरुणावस्था यानी प्यूबर्टी जो होती है में पहली बार रजस्राव होना क्या कहलाता है, रजोदर्शन कहलाता है, रजोनिवृत्ति कहलाता है, अब देखो काम उन्माद कहलाता है, या क्रिप्टोक्रिडिज्म कहलाता है। क्या करने वाले हैं करेक्ट आंसर 17 नंबर क्वेश्चन के अंदर, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, एक नंबर ऑप्शन ही इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी जिसको किसके नाम से जानते हैं, रजोदर्शन के नाम से जानते हैं। अब इसी कड़ी में 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो होता है इसका स्राव किससे होता है, सर्टोली कोशिका से होगा, बिल्कुल देखो ध्यान देना, और डिस्कस प्रोलिजरेस कोशिका से होगा, अपरास से होगा, पुट्टक कोशिका से होगा। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। HCG तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ये प्लेसेंटा से स्रावित होने वाला हार्मोन है, तो 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, शुक्राणु जनन के बाद शुक्राणु शीर्ष किन कोशिकाओं में अंत स्थापित हो जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी जब शुक्राणु जनन हो जाएगा उसके बाद में शुक्राणु का निर्माण होगा, तो शुक्राणु का जो हेड पार्ट होता है वो किस में अंत स्थापित हो जाता है, स्ट्रोमा में, ध्रुव कोशिकाओं में, सर्टोली कोशिकाओं में, थिका कोशिकाओं में। बताओ 19 नंबर क्वेश्चन में क्या करेक्ट करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, लाइक करना न भूलें, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो ध्यान रहे 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, यानी शुक्र जनन प्रक्रिया के द्वारा निर्मित जो शुक्राणु होते हैं उनका जो शीर्ष पार्ट होता है वो सर्टोली कोशिका के अंदर अंत स्थापित हो जाता है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्रिप्टोक्रिडिज्म जो होता है मनुष्य में कौन सी अवस्था होती है। देखो जब वर्षण कोश में 2 वृषण होते हैं, जब वर्षण कोश में नहीं आ पाते हैं, जब वर्षण कोश में बड़े हो जाते हैं, जब वर्षण कोश में अलग विकसित होते हैं। 4 में से क्या ऑप्शन करने वाले हैं, तो बच्चों याद रखना इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब वर्षण कोश में नहीं आ पाते हैं तब उसको क्या कहा जाता है, क्रिप्टोक्रिडिज्म कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि के बारे में बात कर रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड के नाम से, पेरिनीलियल ग्लैंड के नाम से, काउफर के नाम से, मीबोमियन ग्लैंड के नाम से। बताइए 21 नंबर क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, तो सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, काउफर ग्लैंड को क्या कहा जाता है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। अब देखो क्या कहना चाहता है, सेमिनल प्लाज्मा के बारे में बात कर रहा है, शुक्रीय प्रद्रव्य के बारे में बात कर रहा है, जो वीर्य का द्रव्य भाग है किसके योगदान से बनता है। देखो क्या कहना चाहता है अगला, 1 नंबर ऑप्शन में कह रहा है शुक्राशय, प्रोस्टेट, मूत्रनली, बल्बोयूरेथ्रल। आप दिमाग लगा करके इसका आंसर करेंगे, शुक्राशय होता है क्या, प्रोस्टेट होता है क्या, मूत्रनली होती है क्या, काउफर ग्लैंड होती है क्या। तो देखो शुक्राशय होता है, बिल्कुल होता है शुक्राशय, प्रोस्टेट भी होता है, मूत्रनली नहीं होती है, बल्बोयूरेथ्रल होता है। तो इसका मतलब 1, 2 और 4 हो जाएगा इसके अंदर करेक्ट। तो देखो कहाँ पर मिलता है, 2 नंबर ऑप्शन में मिल गया 1, 2, 4, तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। नर जनन तंत्र की इन संरचनाओं में कौन सम्मिलित नहीं है, नर जनन तंत्र की बात कर रहा है बच्चों, ध्यान देना, रेटोटेस्टिस की बात कर रहा है, वासा डिफरेंशिया की बात कर रहा है, अधिवृषण की बात कर रहा है, संकीर्ण पथ की बात कर रहा है। दिमाग लगाओ और करेक्ट आंसर करने का प्रयास कीजिए। इसके अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में नहीं पाया जाता है, तो सिंपल क्वेश्चन है, 4 नंबर ऑप्शन नहीं होता, संकीर्ण पथ नहीं पाया जाता है। बिल्कुल संकीर्ण पथ किसका भाग है, मादा जनन तंत्र का भाग है। बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की, निम्न में से किस में 23 गुणसूत्र होते हैं, 23 गुणसूत्र किसके अंदर पाए जाते हैं, स्पर्मेटोगोनियम में पाए जाते हैं, युग्मनज में पाए जाते हैं,
द्वितीयक oocyte में पाए जाते हैं, oogonia में पाए जाते हैं। दिमाग लगा करके क्वेश्चन को हल करना है कि निम्न में से किस में 23 गुणसूत्र होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो बच्चों याद रखना, इसके अंदर सेकेंडरी जो oocyte है उसके अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शुक्राशय की नलिका से मिलने के बाद, शुक्राशय की नलिका के मिलने के बाद शुक्रवाहिका मूत्र नली से किस रूप में खुलती है? अधिवर्षण के रूप में खुलती है, स्क्लन नलिका के रूप में खुलती है, अपवाही नलिका के रूप में खुलती है, या फिर यूरेटर के रूप में खुलती है? करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना बच्चों, शुक्राशय की जो नलिका जो होती है वो जब शुक्रवाहिका मूत्र नली में मिलती है तो स्क्लन नलिका के रूप में खुलती है। तो 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोरुला एक विकासीय अवस्था है, कौन सी है? युग्मनज व कोरकपुट्टी के बीच की अवस्था, कोरकपुट्टी व ग्रेस्टुला के बीच की अवस्था, अंतरोपण के बाद की अवस्था, अंतरोपण के समय के बीच की अवस्था। बताओ 26 नंबर क्वेश्चन में क्या करेक्ट होगा? तो याद रखना 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। युग्मनज व कोरकपुट्टी के बीच की अवस्था क्या कहलाती है? मोरुला कहलाती है। अब आपको कमेंट में बताना कि मोरुला जो होता है वो कितनी कोशिकीय अवस्था मानी जाती है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? स्पर्मिएशन जो है शुक्राणुओं के कहाँ से मुक्त होने की क्रिया है? शुक्रजनन नलिका से, अधिवृषण से, शुक्रवाहिका से, प्रोस्टेट ग्लैंड से। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या करेक्ट करने वाले हैं? तो सिंपल क्वेश्चन है, 1 नंबर ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी शुक्रजनन नलिका से मुक्त होने की क्रिया है। अब बात करते हैं 28 नंबर की। शुक्रजनन के बारे में कौन सा कथन सही है? शुक्रजनन के बारे में बात कर रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात कर रहा है अगला। देखो स्पर्मेटोगोनिया में 46 गुणसूत्र होते हैं तथा इनमें से प्रत्येक में हमेशा अर्धसूत्री विभाजन होता है। पहला तो ये कहना चाहता है अगला। दूसरा क्या कहता है कि प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट समसूत्री विभाजन से विभाजित होता है। 3 नंबर ऑप्शन में कह रहा है द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में 23 गुणसूत्र होते हैं तथा इनमें द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होता है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि शुक्राणुओं का रूपांतरण शुक्राणु परशु यानी स्पर्मेटिड में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों याद रखना, यानी द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में 23 गुणसूत्र होते हैं तथा इनमें द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होता है। 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं, वृषण कोश में उदर गुहा की तुलना में कितने तापमान की कमी होती है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 13 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो आप सिंपल है कर लेंगे इसके अंदर कि यानी वृषण कोश में उदर गुहा की तुलना में जो तापमान होता है वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जो शुक्राणु निर्माण के लिए उचित होता है। निम्न में से कौन ग्राफीन पुटिका से अंडाणु का मोचन करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन पर फोकस करना। निम्न में से कौन ग्राफीन पुटिका जो होती है उसमें अंडाणु के मोचन को प्रेरित करता है या अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी होता है? देखो प्रोजेस्टेरोन की उच्च सांद्रता, LH की निम्न सांद्रता, FSH की निम्न सांद्रता, एस्ट्रोजन की उच्च सांद्रता। देखो LH की तो उच्च सांद्रता चाहिए, उसके साथ में FSH का लेवल भी बढ़ता है, तो ये तो गलत हो गई। प्रोजेस्टेरोन की निम्न सांद्रता तो एस्ट्रोजन की उच्च सांद्रता, तो इसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब 31 नंबर आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है, कार्पस ल्यूटियम के द्वारा किस हार्मोन का स्राव किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑल एग्जाम के लिए। कार्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, LH, FSH। बताइए इन 4 ऑप्शन में क्या करेक्ट करने वाले हैं आप 31 नंबर क्वेश्चन के अंदर? तो बिल्कुल इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, यानी कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव किया जाता है। अब 32 नंबर क्वेश्चन कहना चाहता है ग्राफीन पुटिका के द्वारा किस हार्मोन का स्राव किया जाता है? सेम ऑप्शन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, LH, FSH। बताओ ग्राफीन पुटिका कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव किसके द्वारा किया जाता है? ग्राफीन पुटिका के द्वारा किया जाता है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। LH हार्मोन निम्न में से किस कोशिका पर कार्य करता है? बताओ LH हार्मोन कौन सी कोशिका पर काम करेगा? सर्टोली कोशिका पर, लीडिंग कोशिका पर, इन दोनों पर, या फिर इन दोनों पर ही नहीं? 33 नंबर क्वेश्चन में क्या करेक्ट करने वाले हैं आप? तो बच्चों याद रखना, ये लीडिंग कोशिका के ऊपर काम करने वाला हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन? LH हार्मोन। LH हार्मोन और FSH हार्मोन को वैसे हाइपोथैलेमिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। LH हार्मोन जो होता है वो तो लीडिंग कोशिका के ऊपर काम करेगा और FSH हार्मोन जो होता है वो सर्टोली कोशिका के ऊपर काम करता है। अब 34 नंबर क्वेश्चन, शुक्राणु कोशिका का अग्रभाग क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। शुक्राणु कोशिका का अग्रभाग माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, एक्रोसोम कहलाता है, राइबोसोम, लाइसोसोम। बताने का प्रयास कीजिए शुक्राणु कोशिका का अग्रभाग क्या कहलाता है?
देखो, शुक्राणु कोशिका का अग्रभाग एक्रोसोम कहलाता है, जिसको अग्रपिंडक के नाम से जानते हैं, हिंदी में जिसको क्या बोलते हैं, अग्रपिंडक। और इसका निर्माण जो होता है वो गोल्जी बॉडी से होता है। किससे होता है? गोल्जी बॉडी से। ये आपको याद रखना है। यानी शुक्राणु का एक्रोसोम कौन से कोशिकांग के द्वारा बनता है? तो गोल्जी काय के द्वारा बनता है। 35 नंबर, अंडोत्सर्ग के लिए निम्न में से कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? अंडोत्सर्ग के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? LH, FSH, ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन। सिंपल क्वेश्चन है। देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन LH हार्मोन अपनी उच्चतम सीमा पर होता है, जिसको LH सर्ज के नाम से जानते हैं, और यही अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी हार्मोन माना जाता है। तो इस CUET एग्जाम के लिए जो सेट फर्स्ट आपके सामने रखा गया, इसमें आपको मिले टॉप 35 क्वेश्चन। कमेंट में जरूर बताइएगा कि 35 क्वेश्चन में से आप कितना सही कर पाए और कौन सा क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुई, किस प्रकार की समस्या है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना। मिलते हैं अगली धमाकेदार क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।